लिखो भाई, युग्मकोद्भिद अवस्था है ना, तो युग्मकोद्भिद पादप या युग्मकोद्भिद शैवाल, इसमें क्या हो जाएंगे फिर वही लैंगिक संरचनाएं बनेंगी। या लैंगिक अंग बनेंगे, और लैंगिक अंग के अंदर क्या बनेंगी फिर लैंगिक संरचनाएं। उन लैंगिक संरचनाओं को क्या कहते हैं? गैमीट्स। गैमीट्स का मतलब युग्मक। और दोनों गैमीट्स की क्या हो जाएगी फिर? संयुग्मन या संलयन, एक ही बात है ना, संयुग्मन। और संयुग्मन को फिर उसके बाद क्या बनेगा यहाँ? युग्मनज। और युग्मनज कैसा होगा? 2n टाइप का। और ये युग्मनज क्या करेगा फिर? मियोसिस कर देगा, यानी कि ये क्या कर देगा? मियोसिस। मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या बनेगा? इसमें तंतु जैसी संरचना बनेगी स्पेशल, उसी क्या बोलेंगे? कार्पोस्पोरोफाइट। कार्पोस्पोरोफाइट क्या बनेगा? कार्पोस्पोरेंजिया। और कार्पोस्पोरेंजिया क्या करेगी? कार्पोस्पोर बनाएगी अगली बार। इसमें बस यही एक अंतर है, कार्पोस्पोर एक दूसरे के साथ फिर से उलझ के तंतु संरचना बनाएंगे। क्या लिखवाई थी उसमें? कैटरेंशिया अवस्था, है ना, कैंट्रेंशिया अवस्था। कैंट्रेंशिया, वो लिखने में थोड़ा अंतर पड़ जाता है कभी कभी। कैंट्रेंशिया अवस्था, और फिर युग्मकोद्भिद बनेगा। ये इसमें स्पेशल कैरेक्टर, बस इतना हो गया। उसमें तो क्या था, ये कार्पोस्पोरोफाइट बन गया और फिर कार्पोस्पोर बन गया, फिर सीधे युग्मकोद्भिद बन गया। इसके बाद क्या होता है, ये तंतुल संरचना के बाद दोबारा तंतुल संरचना बना देता है, उलझी हुई एक दूसरे में। ये त्रिप्रावस्थी हो जाता है। किसमें होता है ये? बैट्रेगोस्पर्म में। ठीक है, ये लिख लिया, पूरा कंप्लीट हो गया। मिटा दूं? आगे लिखते हैं फिर अगला। द्विगुणित, द्विगुणिता, गुणितकी। ठीक है, मिटा दूं इसको? आगे क्या है? द्विगुणित, द्विगुणिता, गुणितकी होता है। डिप्लो, डिप्लो, हैप्लॉन्टिक। डिप्लो, डिप्लो, हैप्लॉन्टिक। द्विगुणिता, गुणितकी। अच्छा एक और लिखो इसमें, द्विगुणित जब होगा ये, द्विगुणित, द्विगुणिता, गुणितकी। अब हो गया क्लियर? ठीक है, अब इसमें होगा क्या? मुख्य संरचना कहाँ से कैसे शुरू होगी? ठीक है, तो देखो भाई, इसकी खास बात यह है कि इसमें दो भिन्न भिन्न प्रकार के गैमीटेंजिया होते हैं। ठीक है, गैमीटोफाइट, दो युग्मकोद्भिद होंगे, ये थोड़ा बड़ा बनेगा।
युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद के बाद इसमें दो भिन्न प्रकार की संरचनाएं बनती हैं, ठीक है। पहले में क्या बनेगा, कार्पोगोनियम, जो नर हो, इस तरीके से ना, यहां लिख लो कार्पोगोनियम, और उसमें जो बनेगा स्पर्मेटोन्जिया, स्पर्मेटिजियम। देखो भाई, ये कार्पोगोनियम है, मतलब एक वचन है, कार्पोगोनिया होती तो बहुवचन, ठीक है। तो कार्पोगोनियम के बाद इसमें आगे क्या हो जाएगा, स्पर्मेटिजियम। हाँ, और क्या, मैं कोई बुद्धू जो दो हर क्यों लिखूंगी मैं, इससे पहले क्यों नहीं लिखा मैंने। मतलब दो अलग अलग संरचनाएं होती है अगुणित अवस्था में, उनमें अलग अलग तरीके का, मतलब अलग अलग तरीके के दो पादप होते हैं, ठीक है। उनके अंदर दो विशेष प्रकार की संरचनाएं बनती हैं, और दोनों संरचनाओं से दो भिन्न प्रकार के बीजाणु बनेंगे, और दो भिन्न प्रकार के बीजाणु जब जुड़ेंगे तब युग्मनज बनेगा। समझ आई बात। जैसे हायर प्लांट्स में होता है, बड़े पौधों में होता है, ऐसे समझो जैसे परपरागण होता है। अब आया समझ में, एक पौधे के परागकण दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर जाते हैं ना, तो वो ही होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आगे क्या आ जाएगा, कार्पोगोनियम तो मादा संरचना है, ये तो क्या बनाएगी, अंड बनाएगी। अच्छा, उसको क्या बोल देंगे, एग। अच्छा एक बात सुनना, यहाँ जनरली क्या बोलते हैं, एग। प्लांट में जूलॉजी पढ़ते हैं तो वहां एग नहीं बोलते हैं, वहां क्या बोलते हैं, ओवम, ये याद रखना। और बहुत सारे अंडाणु होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, ओवा। लेकिन कहाँ, जूलॉजी में, ठीक है। तो एग, उसके बाद इसमें क्या बन गया, स्पर्मेटियम। कार्पोगोनियम लिखा है ये, यहाँ लिखो ये मादा संरचना है और ये क्या है, नर संरचना। स्पर्मेटिजियम, स्पर्मेटिजियम के अंदर बनेगा स्पर्मेटियम, यानी नर संरचना बनती है। अच्छा, सिनगेमी और फर्टिलाइजेशन में क्या अंतर होता है, देखो, संयुग्मन जुड़ना होगा, और निषेचन, उसमें भी तो दो कोशिकाएं जुड़ती हैं, फिर दोनों में अंतर क्या है, देखो ध्यान देना, निषेचन हमेशा नर युग्मक और मादा युग्मक के जुड़ने पर ही होता है। यहाँ नर कौन है, मादा कौन है, ये हम मानते हैं, कोई विशेष रूप से संरचना नहीं है। जब नर और मादा को आप विभेदित नहीं कर सकते हो प्रॉपरली, तो वहां पर आप क्या करोगे, उसमें दो कोशिकाओं के केंद्रकों का जुड़ जाना, संयुग्मन, संलयन, सिनगेमी बोला जाता है। दो कोशिकाएं हैं, उनके केंद्रक आपस में जुड़ गए तो उसे सिनगेमी बोलते हैं। समझ आ रही है बात। अभी हमें नहीं पता इनमें नर कौन है मादा कौन है, समझ आ रही है बात, तो सिनगेमी है। लेकिन जब हमें अच्छे से पता है कि ये सब परागकण है और ये जो है वो अंड कोशिका है जिसके चारों तरफ ये यहाँ कोशिकाएं होंगी, इस तरीके से पढ़ के आए हो ना, ये बीजांड। तो अब हमें पता है अच्छे से कि ये अंड कोशिका है, ये नर कोशिका है। अब जब जुड़ेगा तो उसे निषेचन बोलते हैं, यहाँ पता ही नहीं है तो इसको क्या बोल देंगे, सिनगेमी। दो भिन्न कोशिकाओं के केंद्रकों का जुड़ना सिनगेमी है, ठीक है। जब वो मादा और नर युग्मक होंगे तब फिर वो निषेचन है, ठीक है। ये अंतर समझ लेना, ये टर्मिनोलॉजी होती है, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट छोटी छोटी क्लास में पूरे हो जाएं तो ठीक है, नहीं तो फिर बड़े होने पे दिक्कत आती है इनको। संयुग्मन के बाद आगे क्या बनेगा, युग्मनज। जाइगोट,
कैसा होगा, 2n टाइप का होगा। और उसके बाद क्या होगा, इसमें कार्पोस्पोरोफाइट बनेगा। कार्पोस्पोरोफाइट। अच्छा एक बात और, ये कार्पोस्पोरोफाइट कैसा होता है, ज्यादातर परजीवी प्रकार का होता है, दूसरे के ऊपर जिंदा रहेगा, खाना खुद नहीं बनाता है। फिर इसके ऊपर क्या बनेगी, कार्पोस्पोरेंजियम। कार्पोस्पोरेंजियम के बाद क्या बनेगा, कार्पोस्पोर। कार्पोस्पोर के बाद क्या बनेगा, कार्पोस्पोर कैसे है, ये सब कैसे है, 2n 2n 2n। अब इस 2n के बाद क्या होगा, टेट्रास्पोरोफाइट। कार्पोस्पोर के बाद क्या बनेगा यहाँ, टेट्रास्पोरोफाइट। 4 चतुर्गुणित की स्थिति आ गई, टेट्रास्पोरोफाइट। और ये कैसा होता है, स्वतंत्र जीवी, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, स्वाभिमानी है। टेट्रास्पोरोफाइट के बाद क्या बनेगा, टेट्रास्पोरेंजिया। और टेट्रास्पोरेंजिया अब क्या करेगी, मियोसिस करेगी। और मियोसिस के बाद फिर क्या होगा, इसमें टेट्रास्पोर बनेंगे। और जो टेट्रास्पोर्स बनेंगे वो 2 तरीके के टेट्रास्पोर्स बनेंगे, और अलग अलग तरीके के टेट्रास्पोर्स का क्या, आधे आधे, क्योंकि यार 2n थे ना, 2n थे, ये भी 2n था। 2n जब n बनाती है तो कैसे बनते हैं, 4 प्रकोशिकाएं बनेंगी ना, तो आधे तो बन जाएंगे इस तरीके का युग्मकोद्भिद में, और आधे बन जाएंगे उस तरीके के युग्मकोद्भिद में। आधे पौधे नर पौधे बनेंगे और आधे पौधे मादा पौधे बनेंगे। समझ आ गई बात। फिर नर पौधा क्या बनेगा, नर संरचनाएं बनाएगा, मादा पौधा मादा संरचनाएं बनाएगा। आई बात समझ में या नहीं आई, आ गई। अंकुरण होगा, ये इसको और ये इसको अलग अलग बनाएगा, ये अंतर है। ये किसमें होता है, पॉलीसाइफोनिया में होता है। एग्जाम्पल लिख लो इसका, पॉलीसाइफोनिया। ठीक है, पॉलीसाइफोनिया। तो यहां तक की कहानी समझ में आ गई होगी। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए, क्योंकि उसके बाद ये चैप्टर फिनिश, मतलब ये टॉपिक फिनिश हो गया। ठीक है, तो ज्यादातर यही जीवन चक्र देखने को मिलेगा। अच्छा, उसके बाद इसमें क्या रह जाएगा आपका, फिर आपकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखवानी है, अभी नहीं लिखवाई है ना, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं लिखवाई है, यानी कि उनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मतलब आर्थिक महत्व, किस काम आते हैं। तो शैवाल किस काम आते हैं, बड़े होने के लिए प्रोटीन पाउडर के अंदर डाले जाते हैं, और उनसे अच्छी अच्छी तरीके की डिश बनाई जाती है। ठीक है, टोफू वगैरह, बहुत अच्छे अच्छे चॉकलेट्स बनाए जाते हैं, आइसक्रीम बनाई जाती है। ठीक है, हाँ, थाईलैंड में विदेश घूम के आओगे ना कभी, तो वहां जो तुम्हें मिलेगी, वहां ज्यादातर एल्गी की बनी हुई होती है। ठीक है, यहाँ तक कि आजकल तो लड़कियों को पता होगा, मैट लिपस्टिक आती है ना, आती है, हाँ देखो पता है। तो मैट लिपस्टिक जो होती है उसमें भी एल्गी डालने लग गए हैं, क्योंकि पहले जो लिपस्टिक बनती थी उसमें लेड डालते थे, लेड मतलब शीशा डालते थे। तो जब उसमें शीशा डालते थे तो वो ज्यादा चमकीली दिखाई देती थी। तो उससे क्या होता था, कई बार लगाने के बाद कॉफी वगैरह पी तो वो अंदर चली गई, अंदर जाने के बाद वो कैंसर कॉज करती थी।
तो कभी कभी तो फैशन की अंधी दौड़ में क्या दौड़ना, ठीक। तो इसलिए फिर साइंटिस्ट वगैरह ने उसका तोड़ निकाला, एल्गी निकाले, ठीक है। तो एल्गी से बनी हुई लिपस्टिक भी आती है। इसके अलावा कुछ कॉफी वगैरह पाउडर वगैरह फ्लेवर्स के लिए यूज करते हैं। और ग्राइसिलेरिया और जिलेडियम दो ऐसे शैवाल हैं जिनका उपयोग काहे के लिए करते हैं, एगार एगार बनाने के लिए। एगार एगार की टिकिया होती है, उसके ऊपर क्या है, बायोटेक्नोलॉजी में उसका सबसे ज्यादा उपयोग है, ठीक है। तो वो सब कुछ आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो आर्थिक महत्व है ना, तो हेडिंग डालिए आप लोग, शैवालों का आर्थिक महत्व। ठीक है, तो शैवालों के आर्थिक महत्व में क्या क्या आएगा, ज्यादातर खाने पीने के लिए, इसके अलावा काय में यूज किया जाता है, कभी कभी समुद्री खरपतवार उग जाती है, ठीक है। और दुनिया की, पूरी दुनिया की 20% ऑक्सीजन कौन देता है, अमेजोन का जंगल, अमेजोन के जंगल, देखो शुभम को पता है। तो अमेजोन के जंगल कहां पर है, अमेजोन नदी के किनारे पर, और अमेजोन नदी कहाँ है, अमेरिका में, है ना। हाँ ठीक, तो कोई बात नहीं, औरों को भी पता होता है, ठीक है। तो क्या होगा, जब 20% दुनिया में जितने भी जंगल हैं, सब जंगल जितनी ऑक्सीजन दे रहे हैं उसका 20% तो अकेला अमेजोन जंगल दे रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं, धरती के फेफड़े, यानी लंग्स ऑफ अर्थ, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, प्रोटीन की डिमांड ज्यादा हो गई, क्योंकि लाइफ स्टाइल जल्दबाजी की हो गई, है ना। तरीका तो ये है हेल्दी लाइफ का कि सुबह आप नाश्ता करो राजाओं जैसा, दूध पियो, फल खाओ, पराठे वराठे दबा के ढंग से आओ। फिर दोपहर का खाना लंच होना चाहिए हमारा मध्यम वर्गीय, चपाती हो गई, राइस हो गया, दाल वाल हो गई, ठीक है, सलाद वलाद खाया, रूखी सूखी ठीक ठाक खा ली। शाम का खाना जो डिनर होना चाहिए हमारा बिल्कुल गरीबों जैसा, दलिया वलिया खा करके सो जाओ तसल्ली से। लेकिन लेकिन लाइफ स्टाइल क्या हो गई, बिल्कुल उल्टी हो गई। सुबह भागना है, किसी को ऑफिस किसी को कॉलेज, है ना। और दोपहर में मिल गया तो खा लिया, नहीं तो होटलों से काम चल रहा है, ठीक है, समोसे वमोसे चले गए तो चले गए पेट में। शाम को खाते हैं पालक पनीर मटर पनीर स्टाइल से ढंग से। तो इसीलिए लाइफ स्टाइल खराब हुई तो एवरेज एज भी खराब होगी, इसीलिए रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता भी खराब हो गई। लाइफ स्टाइल खराब हमने की ना अपनी, ठीक है। तो इसलिए क्या, प्रोटीन की डिमांड ज्यादा बढ़ गई, प्रोटीन नहीं होगी, कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, तो क्या किया जाए, तो लोगों ने अल्टरनेट विकल्प ढूंढना शुरू किया। भाई जिंदगी तो रोकी नहीं जा सकती, पुराने हिसाब से चल भी नहीं सकते, अब नहीं चल सकते, तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो फिर खाना ही बदलना पड़ेगा। इसलिए सोया सॉस की डिमांड ज्यादा होने लग गई, और सोया सॉस की डिमांड के लिए सोया की कृषि, सोया कल्टीवेशन होने लग गया। और सोया कल्टीवेशन के लिए खेत, खेत कहां से आएंगे, खेतों के लिए जगह चाहिए, जमीन थी नहीं, तो अमेजोन के जंगल काटे गए, वहां पे खेती फार्म हाउस वगैरह करने लग गए, तो इसलिए अमेजोन जंगल अब खतरे में है, ठीक है। इसके अलावा पढ़ के आना, कल का होमवर्क है तुम्हारा आज का मेरी तरफ से, ठीक है। एक जंगल अभी हाल ही में मुंबई में मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए काटा गया है, ठीक है, नाम पता करके आना उसका कौन सा है। तो जंगल जब कट जाएंगे तो फिर क्या होगा, दुनिया की 20% तो इधर उधर से मिल रही है, लेकिन पूरी दुनिया की 90% ऑक्सीजन शैवाल दे रहे हैं। 90% ऑक्सीजन कौन दे रहा है, शैवाल, लेकिन बहुत छोटे हैं और उनके बारे में रिसर्च प्रॉपर नहीं है। दूसरी चीज, लोग इंटरेस्टेड होते भी नहीं है ज्यादा। दो शैवालों के आर्थिक महत्व में, अच्छा कुछ शैवाल हानिकारक भी होते हैं, दोनों ही तरीके का पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं लाभदायक, फिर पढ़ेंगे हानिकारक, क्योंकि आपको बताया था ना रेड एल्गी वगैरह होती है, लाल शैवाल वगैरह होती है, तो वो शैवाल क्या करेगी, जैसे फैल गई पानी के ऊपर, है ना, तो ऊपर की सतह पर जब शैवाल फैल जाएगी तो सनलाइट जो है, सूर्य का प्रकाश वो सीधे नहीं आ पाएगा, तो जो तालाब के नीचे पौधे हैं उनको प्रकाश संश्लेषण करने में दिक्कत आएगी। जब वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे तो उसमें मछलियां वगैरह मर जाएंगी, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी, तो पूरा तालाब की जीव जंतु क्या है,
मर जाएंगे और तालाब क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो एल्गल ब्लूम बोलते हैं, यानी कि शैवाल स्फुटन। ठीक है, वो एक खतरा है, वो एक नुकसान। कई बार कुछ सी फूड लोगों को, बहुत सारे लोगों को सी फूड से एलर्जी होती है ना। सी फूड का मतलब जो शैवाल वगैरह होते हैं ना, अपने इंडिया में तो खैर इतना नहीं है क्रेज, लेकिन हाँ विदेशों में है ना, जो ब्राजील वगैरह है, ब्रिटेन वगैरह है, वहां पे ज्यादातर ये शैवाल वाले भोजन खाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को एलर्जी हो जाती है, खाते ही तुरंत दाने दाने जैसे निकल जाते, तो वो भी एक नुकसानदायक चीज हो जाती है। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं कि इसके लाभदायक महत्व क्या है। लाभकारी शैवाल, ठीक है, या लाभदायक महत्व। सबसे पहले लिखिए भोजन के रूप में। पहले ये माना जाता था कि शैवाल कुछ नहीं है, समुद्री खरपतवार है। खरपतवार क्या होती है, जो मुख्य पादपों के साथ उग जाती है और मुख्य फसल को क्या कर देती है, संघर्ष, नष्ट तो नहीं करती बेटा, संघर्ष के लिए मजबूर कर देती है कि भाई तुम जिस खाने को खा रहे हो उसे और भी कोई दूसरा खाने आ गया है ना, तो फिर मुख्य पौधे को ना उगने के लिए जगह मिलती है और ना ही पूरा पोषण मिल पाता है, तो वो कमजोर रह जाते हैं। लेकिन हर खरपतवार खराब नहीं होती, जैसे बथुआ पालक के साथ फ्री में उग जाता है। अब बथुआ बथुआ मत बोला करो, बथुआ का साइंटिफिक नेम याद कर लो, चिनोपोडियम एल्बम, लिख लो चिनोपोडियम एल्बम, अपने लिए तो याद रख लो, इस क्लास के लिए। हाँ, पता लगा तुम जाकर के ढकेल पे बोलने लगे चिनोपोडियम तोल दे तो वो भी नहीं देगा। ठीक है, अपने लिए तो याद कर ही लो, चिनोपोडियम एल्बम मिटा दूं। और ऐसा भी मत करना कि आगे का याद नहीं रहा, पीछे का याद रह गया। ठीक है, तो सबसे पहले भोजन के रूप में लिखो समुद्री भोजन। बस एक दो नाम लिखा देती हूँ, ठीक है, फिर आगे कल पढ़ेंगे। तो लिखिए इसमें लेमिनेरिया, लेमिनेरिया, इसके अलावा अल्वा और सार्गेसम। ये किसमें प्रयोग किए जाते हैं, सलाद और सूप बनाए जाते हैं इनके। और संतुलित आहार के रूप में इन्हें पका के खाया जाता है, कभी कभी पोरफायरा वगैरह जो है। तो इसमें होता क्या क्या है, सबसे ज्यादा क्यों, इसके अंदर आयोडीन होता है। ठीक है, और जिसको नहीं पता वो ऐसे लिख लो, आयोडीन और प्रोटीन होगा इसके अंदर, और कार्बोहाइड्रेट, सबसे ज्यादा तो प्रोटीन मिलेगा ही मिलेगा, और इसके अलावा विटामिन ए बी सी। विटामिन ए बी सी। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा कौन सा आहार है जिसमें विटामिन सी के अलावा सारे विटामिन पाए जाते हैं, लगभग सारे? दूध में, है ना, मिल्क, इसीलिए उसे संतुलित आहार बोलते हैं। विटामिन सी नहीं पाया जाता, वो खट्टे फलों में पाया जाएगा। ठीक है ना, तो ये समुद्री भोजन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। बाकी की कहानी कल पढ़ेंगे।